दिल्ली सल्तनत का इतिहास डायनेस्टी से भरा पड़ा है। कुछ ने सदियों राज किया, पर एक वंश ऐसा भी था जो कह सकते हैं बस एक फुटनोट बनकर रह गया। सैयद वंश, सिर्फ 37 साल। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। शुरू हुई जबरदस्त उथल-पुथल से और खत्म हुई एक अजीब सी, लगभग बेआवाज खामोशी में। तो सोचिए जरा, कोई रूलिंग डायनेस्टी अपनी गद्दी, अपना तख्त यूं ही कैसे छोड़ सकती है, मतलब बिना लड़े? यही सवाल है जो सैयद वंश की कहानी के अंत को इतना इतना अलग और फैसिनेटिंग बना देता है। तो चलिए सैयद वंश की शुरुआत को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, उस दौर की दिल्ली में चलते हैं। ये वो वक्त था जब तैमूर के खौफनाक हमले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तुगलक वंश वो तो खत्म हो चुका था, और दिल्ली की सल्तनत सच पूछिए तो लावारिस पड़ी थी। कोई मजबूत हाथ नहीं था जो उसे संभाल सके। मतलब हालात ये थे कि पूरे इलाके में एनार्की, कंफ्यूजन और डिसऑर्डर फैला हुआ था। सोचिए, जो सरदार और अमीर कभी सुल्तान के नाम की कस्में खाते थे, अब वो सब अपने अपने छोटे छोटे राजा बन बैठे थे। दिल्ली को टैक्स देना तो दूर, कोई पूछता तक नहीं था। और बस इसी पावर वैक्यूम को, इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई पावर उभर कर सामने आई, सैयद। और इस बिखरी हुई सल्तनत को एक धागे में पिरोने का काम अपने सर लिया खिज्र खान ने। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच अपनाई। उन्होंने समझा कि एक ऐसे साम्राज्य पर जिसकी बुनियाद ही हिल चुकी हो, वहां सिर्फ तलवार काम नहीं आएगी। जरूरत थी समझदारी की और बहुत ज्यादा सतर्कता की। अब देखिए, खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, दौलत खान लोधी को हराकर, पर इसके बाद उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने खुद को तैमूर के वारिसों का एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव बताया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। साफ पता चलता है कि वो जमीन की हकीकत को जानते थे, कि उनकी पकड़ अभी बहुत कमजोर है। इसे समझने के लिए एक शब्द है, वैसल। इसका मतलब होता है अधीनस्थ। आसान शब्दों में कहें तो वो ऑफिशियली किसी और के अंडर राज कर रहे थे। नाम के लिए ही सही, पर वो सबसे बड़े राजा नहीं थे। और इसी बात ने, इसी डिपेंडेंसी ने उनकी पावर पर हमेशा एक लिमिट लगा कर रखी। तो उनका गोल एकदम क्लियर था। कोई एक्सपेंशन नहीं, कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं। उनका पहला और आखिरी मकसद था, जो कुछ बचा है उसे संभालना, कंसोलिडेशन। उनका सारा फोकस इस बात पर था कि जो रिबेलियंस हो रहे हैं उन्हें दबाया जाए और किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को फिर से पटरी पर लाया जाए। वो एक कॉन्करर से ज्यादा एक स्टेबलाइजर थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। खिज्र खान ने स्टेबिलिटी की जो कच्ची पक्की दीवार खड़ी की थी, वो उनके जाते ही भरभरा कर गिरने लगी। उनके बाद जो आए, उनके एम्बिशन और उनकी कमजोरी, इन दोनों ने मिलकर इस डायनेस्टी को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, पतन की रफ्तार आपको हैरान कर देगी। 1421 में खिज्र खान के बेटे मुबारक शाह गद्दी पर बैठे, पर हुआ क्या? सिर्फ 13 साल बाद उनके ही दरबार के नोबल्स ने साजिश करके उन्हें मरवा दिया। सोचिए, उनके बाद आए मोहम्मद शाह, जो खिज्र खान के भतीजे थे, और उनके आने के बाद हालात सुधरने की बजाय और भी बदतर हो गए। ये दोनों शासक एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे मुबारक शाह, उनमें अपने पिता से कहीं ज्यादा एम्बिशन थी। वो उस वैसल वाले टैग को फाड़कर फेंक देना चाहते थे, एक आजाद इंडिपेंडेंट सुल्तान बनना चाहते थे। पर शायद उनकी यही एम्बिशन उनके लिए खतरनाक साबित हुई। और दूसरी तरफ थे मोहम्मद शाह, जिनमें वो लीडरशिप वाली बात ही नहीं थी। वो इतने कमजोर थे कि सल्तनत के अमीर और गवर्नर अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। दिल्ली का सुल्तान बस एक नाम रह गया था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अजीब मोड़ पर, सैयद वंश का अंत। देखिए, डायनेस्टीज का अंत अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयों, खून खराबे या गहरी साजिशों से होता है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहानी है एक सुल्तान के अपनी मर्जी से वॉलंटरीली गद्दी छोड़ देने की। इस कहानी के फाइनल कैरेक्टर हैं अलाउद्दीन आलम शाह, और उनके बारे में कही गई ये एक बात ही उनकी पूरी पर्सनालिटी बता देती है। कहा जाता है कि वो एक ऐसे सुल्तान थे जिन्हें दिल्ली के कैपिटल से ज्यादा बदायूं में अपने पर्सनल रेजिडेंस से लगाव था।
उन्हें सल्तनत चलाने की झंझटों से कोई मतलब ही नहीं था, वो बस आराम से रहना चाहते थे। तो फिर अंत हुआ कैसे? बहुत ही सिंपल तरीके से। आलम शाह इतने अनइंटरेस्टेड और कमज़ोर थे कि लाहौर के गवर्नर बहलोल लोधी बस दिल्ली चले आए और कहा कि अब ये सल्तनत मेरी है। और आलम शाह ने क्या किया? उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। उन्होंने खुशी खुशी, लिटरली खुशी खुशी गद्दी बहलोल लोधी को दी और कहा आप संभालिए, और खुद वापस बदायूं चले गए। मतलब इतिहास में शायद ही किसी सल्तनत का अंत इतने पीसफुली और इतने बिजार तरीके से हुआ हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ 37 सालों में ये डायनेस्टी ताश के पत्तों की तरह ढह क्यों गई? इसकी कोई एक वजह नहीं थी, कई सारी वजह थीं और वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को समराइज कर देती है। देखिए, शुरुआत हुई एक कॉशियस फाउंडर खिज़्र खान से, फिर आए उनके एम्बिशियस बेटे मुबारक शाह, उनके बाद एक इनइफेक्टिव वारिस मोहम्मद शाह, और आखिर में द फाइनल एब्डिकेटर आलम शाह, जिन्होंने खुद ही गद्दी छोड़ दी। लीडरशिप का ग्राफ लगातार नीचे और बस नीचे ही जाता रहा। तो अगर हम वजह को ब्रेक डाउन करें तो सबसे बड़ा फैक्टर था वीक लीडरशिप। एक के बाद एक सुल्तान सल्तनत को संभाल ही नहीं पाए, और जब राजा कमजोर होता है तो क्या होता है? दरबार के अमीर यानी रिबेलियस नोबल्स वो ताकतवर हो जाते हैं। बिल्कुल यही हुआ, और इसी बीच एक नई ताकत लोडीज वो उभर रहे थे। ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ मिले तो एक ऐसे साम्राज्य की तस्वीर बनी जो बस गिरने ही वाला था। 37 साल, सिर्फ 37 ईयर्स। दिल्ली सल्तनत के विशाल इतिहास में ये तो बस एक पलक झपकने जितना वक्त है। ये एक छोटा सा नंबर ही इस वंश की पूरी कहानी है। एक ऐसी नींव जो रखी तो गई पर कभी मजबूत हो ही नहीं सके। और यहीं पर आकर हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं कि क्या सैयद वंश हिस्ट्री में बस एक प्लेस होल्डर था, एक ट्रांजिशनल फेस जो तुगलकों की तबाही और लोधियों के उदय के बीच की खाली जगह को भरने आया था? शायद उनकी सबसे बड़ी लेगेसी यही थी कि उन्होंने जाने अनजाने में ही सही अगली बड़ी सल्तनत यानी लोधी वंश के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया।